हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 10 से 11 क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, तो इससे आगे के क्वेश्चन जो है वो हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। आपके कम्युनिकेशन प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो आपका ये पार्ट 2 रहने वाला है। क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम हर्षिता राठौर और मैंने मास्टर्स और है ना यूजीसी नेट को क्वालिफाई किया है। 2 सालों का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास में। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली मेंटोर किया है। पॉलिटिकल साइंस मेरा एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है। आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। आपका कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी सवाल होता है, आपको मेरे से कुछ भी डिस्कस करना होता है, तो आप मेरे को यहाँ पे कॉमेंट करके जरूर से पूछ सकते हो, ठीक है। और ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको क्लासेस की सारी PDF, क्लासेस की सारी है ना लिंक वगैरह यहाँ पे हम अपलोड करते रहते हैं। प्लेलिस्ट वगैरह यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। क्लासेस की कोई भी जानकारी होती है हम यहाँ पे ही देते हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो दोनों को याद से ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। 11वें सवाल तक हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12th क्वेश्चन जो है, इससे अपना जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। अब सवाल क्या पूछा है आपसे, सबसे पहला ही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे है ना मैच द कॉलम का क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है। तो मैच द कॉलम का क्वेश्चन में यहाँ पे कम्युनिकेशन के कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उसकी व्याख्या बताई हुई है, आपको मैच करना है। तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि ये आपको प्रॉपरली दिखे, प्रॉपरली विजिबल हो जाए आपके लिए, ठीक है। आई होप ये अब आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ ताकि ये जो PDF है वो आपको प्रॉपरली दिखे। अब यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे आपसे पूछा है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे सेंडर दिया हुआ है, आपको रिसीवर दिया हुआ है, आपको मैसेज दिया हुआ है और आपको मीडियम दिया हुआ है। और यहाँ पे आपकी इसकी व्याख्या दे रखी है, ब्रेन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्सेस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन। आपको यहाँ पे मैच करना है कि सेंडर, रिसीवर, मैसेज और मीडियम जो है वो यहाँ पे किसके साथ में मैच होंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे इसके साथ में मैच करते हुए अपना आंसर जो है वो देना है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में क्वेश्चन जो है वो दिखा देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम इसका आंसर जो है उसको देखेंगे कि इसका आंसर जो है वो क्या हो सकता है। तो हिंदी में क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, हिंदी में क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा आपका हिंदी में क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हिंदी में सेट दिया हुआ है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पे पहला मैं पढ़ के बता देती हूँ, अगर थोड़ा सा छोटा दिख रहा है तो प्रेषक है, प्राप्त करता है, संदेश है और माध्यम है। इसकी व्याख्या आपको दे रखी है मस्तिष्क, फिर आपको दे रखा है विद्युत चुंबकीय है ना आवेग, फिर दे रखा है केंद्रीय तंत्र, तंत्रिका तंत्र, और फिर दे रखा है संवेदी अंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे मैच करना है। तो हम मैच किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे हम मैच कर सकते हैं, सेंडर जो है ये आपका सेंसरी ऑर्गन हो जाएगा, आपके सेंसेस जो है वो आपका सेंडर कहलाएगा। फिर आपका रिसीवर क्या होगा, रिसीवर जो है वो आपका ब्रेन हो जाएगा। फिर आपका जो मैसेज है वो क्या होगा, मैसेज आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाएगा। और मीडियम क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्सेस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर C जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, 13th क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, अभाषिक संवाद माना जाता है। अभाषिक संवाद जो है उसको हम है ना क्या मानते हैं, वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है, ठीक है। तो अभाषिक जो संवाद है उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम है ना अनौपचारिक मानते हैं, सटीक मानते हैं, संस्कृति युक्त मानते हैं, या फिर हम उसको औपचारिक मानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको मेरे को यहाँ पे चूज करके बताना है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला हुआ है क्वेश्चन, एक बार थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल कहते हैं, प्रिसीजन है ना, परसीव्स है ना, परसीव्स कहते हैं, कल्चर फ्री कहते हैं, या फिर फॉर्मल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभाषिक संवाद जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक होता है, ये इनफॉर्मल होता है। ऑप्शन नंबर A जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है। इसको हम ग्रेप वाइन के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, ग्रेप वाइन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर A जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 14th क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, फिगर आउट द कंपोनेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन अ क्लासरूम फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसको आपको यहाँ पे फिगर आउट करके मुझे आंसर जो है वो देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि फेशियल एक्सप्रेशन, कल्चरल स्पेस एंड सीटिंग अरेंजमेंट, या फिर आपका स्पीड ऑफ यूटरेंस, फील गुड फैक्टर एंड एक्योस्टिक,
आपका हाई साउंड, फिजिकल एम्बियंस एंड टीचर लर्नर डिस्टेंस, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन, काइनेसिक्स एंड पर्सनल स्पेस। आपको बताना है कि इन चारों में से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कक्षा में भाषेतर संप्रेषण के घटक कौन से हैं, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के घटक कौन से हैं, वो आपको चूज करके बताना है। मौखिक अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक अंतर और बैठने की व्यवस्था, कथन की गति, अच्छी अनुभूति कारक और ध्वनिक, फिर दिया हुआ है उच्च ध्वनि, वास्तविक परिवेश और अध्यापक शिक्षक है ना शिक्षार्थी की दूरी, या फिर मौखिक अभिव्यक्ति, अंग गति, संवेदन और व्यक्तिक देश। ठीक है, यानी कि स्पेस। तो इसको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं उसमें क्या आएगा, फेशियल एक्सप्रेशन तो आ जाएगा, पर सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह नहीं आएगा। इसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, आपके काइनेसिक्स और आपकी जो है ना पर्सनल स्पेस होती है वो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति है ना, अंग गति, संवेदन और आपका जो स्पेस होता है पर्सनल स्पेस, वो इसके अंदर आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन एन इसेंशियल वे, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यहाँ पे अच्छे तरीके से सिग्निफाइज कर रहा है, वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं, फिर हम है ना हिंदी में देखेंगे क्वेश्चन को। इंस्ट्रक्शंस रिटन ऑन अ क्वेश्चन पेपर, लर्नर अटेंडिंग एन ऑनलाइन क्लासरूम, ड्रेस कोड फॉलोड बाय इंडिविजुअल, या फिर योगा इंस्ट्रक्टर टीचिंग योगा पोजेस टू द प्यूपिल्स। हिंदी में क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन गैर मौखिक संचार को एक अनिवार्य तरीके के रूप में देखता है। प्रश्न पत्र पर लिखे गए निर्देश, ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने वाले शिक्षार्थी, किसी व्यक्ति द्वारा अनुसरण किए जाने वाले ड्रेस कोड, या फिर योग परीक्षक शिक्षार्थियों को योग आसान सिखाने वाले, यानी कि योगा इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ड्रेस कोड जो है वो आपका नॉन वर्बल कहलाता है। आजकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से काफी ज्यादा सवाल आपसे पूछने लगे हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने प्रकार के हमारे पास में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, आप ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर रहे हो या फिर आप योगा सीख रहे हो, ये आपका नॉन वर्बल के अंदर नहीं आता है, लेकिन आपका ड्रेस कोड कैसा है, आपने क्या पहना है, ये आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। अब मैम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करे, पर ये होता क्या है ये तो हमको पता ही नहीं है। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, आपका मौखिक कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जहाँ पे आप शब्दों का उपयोग, मौखिक यानी कि आपका है ना वर्बल कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे आप शब्दों का उपयोग करते हो। ठीक है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ पे आप शब्दों का उपयोग नहीं करते हो। तो आप यहाँ पे बोल के या फिर लिख के कुछ भी बता रहे हो, चाहे लिखित चाहे मौखिक, किसी भी माध्यम से आप अगर शब्दों का उपयोग कर रहे हो तो आपका वो हो जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ पे आप शब्दों का उपयोग नहीं करते हो। मैंने कुछ पहना है तो मेरे कपड़ों से आप कुछ पहचान पा रहे हो, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं चुपचाप बैठी हूँ, तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है, मेरा मूड कैसा है, उससे आप पहचान पा रहे हो। अगर मैंने फॉर्मल ड्रेस पहनी है तो आप समझ जाओगे मैडम जो है वो मीटिंग में जा रही है। मैंने कोई पार्टी वियर पहना है तो आप समझ जाओगे मैडम जो है वो पार्टी में जा रही है। ठीक है, तो जो भी मेरे जो नॉन वर्बल थिंग्स है उन नॉन वर्बल चीजों से आप समझ पाओगे, उससे भी हमारा संचार हो पाएगा, जिसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए इसेंशियल तरीका कौन सा था वो चूज करके बताना था। तो जो ड्रेस कोड होता है आपका, जो आपका किसी व्यक्ति द्वारा अनुसरण किया गया ड्रेस कोड होता है, वो आपका नॉन वर्बल यानी कि गैर मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज थॉट मैसेजेस इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल साइन एंड सिंबल इज नोन एज चैनलाइजेशन, कंट्रोल कम्युनिकेशन, एनकोडिंग या फिर डिकोडिंग। धारणाओं, विचारों, संदेशों और मौखिक एवं गैर मौखिक प्रतीकों में रूपांतरण किस नाम से जाने जाते हैं। हम हमारे कोई भी मैसेज है, कोई भी साइन और कोई भी सिंबल है, उसको हम वर्बल या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, मार्गीकरण कहते हैं, नियंत्रित संप्रेषण कहते हैं, कूट लेखन या फिर विकूटन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कूट लेखन। ऑप्शन नंबर सी एनकोडिंग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैडम एनकोडिंग क्या होता है, एनकोडिंग होता है मेरे दिमाग में कोई भी मैसेज है, ठीक है, तो मैं वो आप तक पहुंचाऊंगी कैसे भाई,
मेरे दिमाग को तो आप पढ़ नहीं सकते हो, मेरे को आपको वो मैसेज जो है वो पहुंचाना पड़ेगा ना, मेरे को उसको किसी है ना लिखित भाषा में, किसी मौखिक भाषा में या फिर किसी भाषा के अंदर मेरे दिमाग में जो आइडिया है उसको मेरे को डालना पड़ेगा, तभी आप उस मैसेज को समझ पाओगे। बिना ऐसे तो आप उस मैसेज को समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे यही बोला है कि कोई भी आइडिया है, कोई भी सिंबल है जो आपके दिमाग में है, लेकिन आप उसको है ना वर्बल या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर कन्वर्ट करते हो, किसी ऐसे ढांचे में डालते हो, किसी ऐसी रूपरेखा में डालते हो ताकि सामने वाला इंसान उसको पढ़ सके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कूट लेखन बोलते हैं, इसको हम एनकोडिंग बोलते हैं। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, आपका जो भी मैसेज है उसको किसी एक ऐसी भाषा में डालना, उसका कूट लेखन करना ताकि सामने वाला इंसान उसको पढ़ सकेगा। ठीक है, अब एनकोडिंग कौन करता है, एनकोडिंग जो है वो आपका सेंडर करता है। अब अगर मैं सेंडर हूं तो मेरा अपने दिमाग में मैसेज होगा, उस मैसेज की मेरे को कूट लेखन करना होगा, एनकोडिंग करना होगा। डिकोडिंग कौन करता है, डिकोडिंग जो आपका रिसीवर होता है, जो प्राप्त करता होता है, वो डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग यानी कि विकूटन, विकूटन यानी कि मैसेज को समझना। मैंने मैसेज अपने दिमाग में था, उसको मैसेज के फॉर्म में डाल के आपको दे दिया, यानी कि सेंडर ने एनकोडिंग करके रिसीवर तक पहुंचा दी, प्राप्तकर्ता ने उसको रिसीव कर लिया, प्राप्त कर लिया और उसको समझने की कोशिश करेगा। तो वो समझने की कोशिश को ही हम डिकोडिंग कहते हैं। यहाँ पे पूछा था हमसे कि एनकोडिंग क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी एनकोडिंग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पे पूछा है, आपको 5 ऑप्शन दिए हैं और आपको इसको एक सीक्वेंस के अंदर जमाना है। आपसे पूछा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सेट बाय एरिस्टोटल। काफ़ी सारे कम्युनिकेशन में आपने मॉडल्स पढ़े होंगे, तो एरिस्टोटल का मॉडल जो है वो क्या क्या बात करता है, उसको आपको यहाँ पे उसके एलिमेंट्स को, उसके जो भी घटक हैं उसको आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस के अंदर जमाना है। ठीक है, तो पहले दिया हुआ है स्पीच, फिर है आपका स्पीकर, फिर है ऑडियंस, फिर है ओकेजन और फिर है आपका इफेक्ट यानी कि भाषण है, श्रोता है, प्रभाव है, वक्ता है और अवसर है। इसको आपको एक सही क्रम के अंदर जमाना है। तो सही क्रम में कैसे जमाओगे आप इसको, सही क्रम में जमाओगे, सबसे पहले आ जाएगा श्रोता, यानी कि एक आपके पास में ऑडियंस होती है, फिर आपके पास में होता है अवसर यानी कि ओकेजन होता है, फिर आप भाषण देते हो, फिर उसका प्रभाव क्या होता है और फिर होंगे आपके कौन, फिर होंगे आपके यहाँ पे वक्ता होंगे। ठीक है, यानी कि फिर आपके यहाँ पे स्पीकर होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं है, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले क्या होगा आपका, सबसे पहले आपका स्पीकर हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे वो स्पीकर क्या करेगा, कोई भी स्पीच देगा वो ओकेजन के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। फिर उसकी ऑडियंस होगी और ऑडियंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम देखेंगे। तो ये एरिस्टोटल ने यहाँ पे अपना मॉडल दिया है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब एरिस्टोटल का मॉडल जो है कम्युनिकेशन में, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से उसको हम जानते हैं। यानी कि लीनियर मॉडल, ट्रांसैक्शनल मॉडल और इंटरएक्टिव मॉडल, 3 प्रकार के मॉडल हमारे कम्युनिकेशन में बताए हुए हैं। लीनियर मॉडल जो है वो क्या कहता है, लीनियर मॉडल कहता है कि संचार जो है वो एक ही तरफ से होगा। आपको संचार का जो है ना फीडबैक जो है प्राप्त, आपको है ना जो उसका फीडबैक मिलता है, प्रतिक्रिया जो मिलती है संचार की, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में सिर्फ जो सेंडर है वो रिसीवर तक, प्राप्तकर्ताओं तक अपना संदेश पहुंचाते हैं और वो फिर बाद में उसके ऊपर प्रतिक्रिया, कोई भी फीडबैक अपना नहीं दे सकते हैं। ये आपका लीनियर मॉडल होता है। इसमें ही एरिस्टोटल ने क्या क्या बोला है, एरिस्टोटल ने बोला है कि सबसे पहले आपके पास में स्पीकर होगा यानी कि वक्ता होगा, फिर आपके पास में उसकी है ना कोई स्पीच होगी, आपके पास में भाषण होगा, फिर उसका कोई ओकेजन होगा यानी कि कोई अवसर होगा, फिर आपके पास में अपनी ऑडियंस होगी और उसका प्रभाव क्या है, उसका इफेक्ट क्या है वो हम देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18th क्वेश्चन क्या पूछा है, इन द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन द C विच स्टैंड फॉर कोहेरेंट इम्प्लाइज दैट। आई होप आपने कम्युनिकेशन में जो 7 C's होते हैं या फिर 4 S होते हैं, आई होप ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ लिए होंगे, क्योंकि ये तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपसे एग्जामिनर कभी भी पूछ सकता है और ये कोई हाई फाई चीज़ नहीं है, बिल्कुल आपकी बेसिक चीज़ है जो आपसे एग्जाम में कभी भी पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको जो बेसिक है वो तो कवर करके ही जानी है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि जो 7 C है कम्युनिकेशन के अंदर, उसमें एक C का मतलब होता है सुसंगत यानी कि कोहेरेंट। तो यहाँ पे ये कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, सुसंगत जो है उसका तात्पर्य क्या होता है, वो आपको चारों ऑप्शन में से चूज करके बताना है। द मेन आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन आर इजीली आइडेंटिफाइड एंड अंडरस्टूड, यानी कि संचार के मुख्य विचारों को आसानी से पहचानना और समझ लेना उसको, ये होता है क्या सुसंगत का मतलब। या फिर राइट चॉइस ऑफ वर्ड, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन, शब्दों, व्याकरणिक संरचनाओं और सूचनाओं को सही विकल्प में जमाना। इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, सूचना को एक तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना। या फिर बोथ ऑप्शन ए और सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी जो है, सूचना को एक तार्किक क्रम में जमाना, ये होता है आपका सुसंगत, यानी कि चीज को सुसंगत रूप से जमाना, चीज को
कोहेरेंट यानी कि लॉजिकल तरीके से जमाना। अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो एक है ना सुसंगत तरीके से पढ़ा रही हूँ, एक लॉजिकल तरीके से पढ़ा रही हूँ। पहले ये पढ़ाना है फिर ये पढ़ाना है, ऐसे थोड़ी ना कि पहले मैंने आपको कम्युनिकेशन के सवाल करवा दिए, फिर कम्युनिकेशन क्या होता है वो बता रही हूँ, फिर कम्युनिकेशन के मॉडल करवा रही हूँ, फिर कम्युनिकेशन की जो है ना सिद्धांत है वो करवा रही हूँ। नहीं, पहले कम्युनिकेशन क्या होता है उसका मतलब बताऊंगी, उसके सिद्धांत बताऊंगी, उसकी विशेषता बताऊंगी, फिर लास्ट में जाके हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, एक लॉजिकल मैनर में चल रहे हैं, एक सुसंगत तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो यही आपके कम्युनिकेशन में एक सी जो है, 7 सी होते हैं, 7 सी में से एक सी जो है वो बात करता है सुसंगत यानी कि कोहेरेंट की, कि आपका कम्युनिकेशन जो है वो एक सुसंगत यानी कि तार्किक क्रम में जमा हुआ होना चाहिए ताकि समझने वाले को सारी बातें समझ में आ जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिमेंटिक बैरियर। इसे प्रीवियस वीडियो में भी हमने बैरियर्स को करा था। यहाँ पे पूछा है कि सिमेंटिक बैरियर का उदाहरण क्या है। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, फैकल्टी ट्रांसलेशन ऑफ फॉल्टी ट्रांसलेशन ऑफ मैसेज, हियरिंग डिफिकल्टीज या फिर बोथ ए एंड बी। घोषित धारणाएं, संदेश की त्रुटिपूर्ण अनुवाद, सुनने में कठिनाई या फिर दोनों, ऑप्शन ए और बी। तो सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, वो बाधाएं जो कि भाषा के माध्यम से होती है। ठीक है, वो बाधाएं जो कि भाषा के माध्यम से होती है। मैं यहाँ पे फ्रेंच भाषा का उपयोग करने लग जाऊँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो भाषा की वजह से हमारे बीच में संचार नहीं हो पाएगा। तो वो बाधाएं जो भाषा के माध्यम से होती है उसको हम सिमेंटिक बैरियर्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस और फॉल्टी ट्रांसलेशन ऑफ मैसेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों कठिन, दोनों इसका सही आंसर है। घोषित धारणाएं हैं कुछ या फिर संदेश को आप त्रुटिपूर्ण तरीके से समझ रहे हो। भाई मैं फ्रेंच भाषा का उपयोग करूंगी तो उसको गलत तरीके से समझोगे, और गलत तरीके से समझोगे तो जो मैं बात बोलना चाह रही हूँ उसका मतलब कुछ और ही निकालोगे। तो यानी कि भाषा की वजह से आपका यहाँ पे आपका मेरा जो है ना कम्युनिकेशन है, संचार है, वो नहीं हो पाएगा। तो क्या है, सिमेंटिक बैरियर हो जाएगा हमारी भाषा में, हमारे कम्युनिकेशन में भाषा की वजह से एक बाधा आ जाएगी जिसको हम सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सीक्वेंस क्या है। आपने ZPD, आई होप इसके बारे में पढ़ लिया होगा। ZPD क्या है, ले वाइगोत्स्की ने कॉन्सेप्ट दिया था आपका, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट है, पर यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन के अंदर मिला के दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ना, प्रॉक्सिमिक्स जो आपका है ना में जेंस का अनुक्रम क्या है, यानी कि आपका यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेशन मिस्टेक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक स्टेज होता है, इसके सीक्वेंस कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पे जमाना है। पर्सनल, पब्लिक, इंटीमेट या फिर सोशल स्टेज, व्यक्तिक, घनिष्ठ, सार्वजनिक या फिर सामाजिक स्टेज। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले इंटीमेट स्टेज आता है, फिर आपका पर्सनल स्टेज आएगा, फिर आपका सोशल स्टेज आएगा और फिर आपका पब्लिक स्टेज आता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम वो लोगों से जुड़ते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा इंटीमेट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। फिर आप किससे जुड़ोगे, थोड़े से और ज़्यादा पर्सनल हो जाओगे, फिर आप यहाँ पे थोड़े से और ज़्यादा लोगों से सोशल हो जाओगे, और फिर आप यहाँ पे लोगों से और भी ज़्यादा पब्लिक हो जाओगे, यानी कि फिर आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इंटीमेट, फिर आपका हो जाएगा पर्सनल, फिर आ जाएगा आपका सोशल, फिर आ जाएगा आपका पब्लिक। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BADC। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी जहाँ पे हमने 10 और सवालों को सॉल्व करा है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे होंगे। काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिली होगी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं, और काफ़ी सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे सीखे हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, सारी नई नई चीज़ें आपको मिली होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, मुझे शेयर करना है ना, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना आपको वीडियो जो है वो कैसी लग रही है। कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर से बता सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे जो है ना टेलीग्राम चैनल है उसको याद से ज्वाइन कर लेना ताकि क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पर अपलोड करती रहूँ। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।